जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हो हमारे YouTube चैनल खाकी वर्दी। मुझे उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। अब आज के बाद आपको यहाँ से कंटिन्यू कक्षाएं मिलेंगी मेरी। जैसा कि आपको पता है, हम संविधान को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा चल रहा था पिछली वीडियो में मौलिक अधिकार चल रहे थे। मौलिक अधिकार तक का जो चैप्टर था हमारा वो हमने समाप्त कर लिया था। अब हमारे हैं भाग 4 संविधान का, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इंग्लिश में से डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसको समझते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से मैं आप गंदा करता हूँ काट पीट, तो आपको समझ होते ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, आप शुरू करते हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी। देखो मैं अब बार बार राज्य की नीति निर्देशक तत्व नहीं बोलूंगा, अब शॉर्ट में डीपीएसपी बोलूंगा, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, तो ये क्या है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं। ये क्या है? राज्य सरकार, राज्य ऑब्लिक सरकार, राज्य जहां भी राज्य का प्रयोग किया गया है संविधान में, विधि में, इसका मतलब देश से है, केंद्र से है। ठीक है, राज्य सरकार को दी गई सलाहें ऑब्लिक प्रावधान शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक रूप से देने के लिए। आप लोकतांत्रिक रूप का मतलब समझते हो, मैं आपको प्रस्तावना पढ़ा चुका हूं पीछे। मतलब ये राज्य सरकार को एक तरीके से एडवाइस दी गई है कि आप शासन करते समय इनका डीपीएसपी का ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनको लोकतांत्रिक रूप से लागू करेंगे। देखो मैंने पढ़ाया है आपको पिछली वीडियो में मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को आप कोर्ट जाके भी लागू करा सकते हो, वो आपका अधिकार है। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी ये आपके अधिकार नहीं है। ये राज्य सरकार को समय में एक सलाह दी गई है, क्योंकि जब देश आजाद हुआ था, जब संविधान बना था, तो देश बहुत गरीब था, तो तब इन्हें लागू नहीं किया जा सका। लेकिन अब ये कहा गया है कि चाहे तो राज्य सरकार इनको लागू कर सकती है, या जो प्रावधान करे राज्य सरकार तो इनमें इनको समायोजन कर सकती है। ठीक है, अगर आप एक बार मेरे साथ ये पढ़ लोगे तो फिर आपको कोई भी किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं से भी आपको फिर कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप सारे सॉल्व करोगे। ठीक है, संविधान संबंधित। तो राज्य सरकार को दी गई ये सलाह है, ठीक है, कि वो जो भी कानून बनाए देश हित में या कुछ भी करे, मतलब कोई भी प्रावधान करे, तो उसमें लोकतंत्र रूप देने के लिए इनको शामिल कर सकती है। बाध्य नहीं है, शामिल कर सकती है, ये सुझाव दिया गया है। अब जो संविधान सभा के सलाहकार थे डॉक्टर बी.एन. राव, वो संविधान सभा के सलाहकार बी.एन. राव थे, और इन्होंने इन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को गैर न्यायोचित अधिकार कहा है, और इन्होंने ही मूल अधिकारों को न्यायोचित अधिकार कहा है। यानी इनको आप कोर्ट जाके भी मूल अधिकारों को लागू करा सकते हो, लेकिन डीपीएसपी को आप कोर्ट जाके लागू नहीं करा सकते, इसलिए इन्हें गैर न्यायोचित अधिकार कहा जाता है। मैंने आपको ये बता दिया है कहां से कौन सी चीज ली गई है संविधान में, लेकिन फिर भी देखो ये कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कभी कभी ये आता है कि ऑप्शन में आयरिश संविधान होता है, तो आयरिश भी ठीक है और आयरलैंड भी ठीक है हमारा। ठीक है, और ये किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक है? तो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है। देखो दोस्तों, मैं कोशिश करता हूं कि आपको चीजें समझ में आए और मेरी वीडियो थोड़ी छोटी बने, ज्यादा बड़ी ना हो। कोशिश यही करता हूं कि छोटी वीडियो को आदमी ज्यादा समझता है, तो इसलिए मैंने 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया। पहली वीडियो आज बना रहा हूँ, दूसरा पार्ट इसका कल लाऊंगा। ठीक है, तो आर्टिकल 36 में ज्यादा कुछ खास नहीं है। जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है वही आर्टिकल पढ़ाऊंगा, आपको फालतू की चीजें नहीं लटाऊंगा। ये आयरलैंड से लिए गए हैं, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक हैं, और जो हमारे मूल अधिकार थे वो 12 से लेकर 35 तक थे। आर्टिकल 37 में है राज्य के डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य के नीति निर्देशक तो न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं होंगे। ठीक है, आर्टिकल 37 कह रहा है कि जो तुम्हारे डीपीएसपी है ये न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं होंगे। यही बात इन्होंने की थी बी.एन. राव जी ने। ठीक है, नहीं होंगे। राज्य का कर्तव्य होगा, देखो वही चीज जो मैंने यहाँ है जो बताई गई है, राज्य का कर्तव्य होगा कि इनका उपयोग करे विधि बनाते समय। मतलब राज्य जो भी कानून बनाए तो इनका उपयोग करे। ठीक है, इनको उसमें सम्मिलित करे या इन्हीं पर कोई विधि बनाए तो इनको जरूर उसमें सम्मिलित करे। ये कह रहा है हमारा आर्टिकल 37। अब आर्टिकल 38 कह रहा है हमारा राज्य लोक कल्याण की वृद्धि
जो आर्टिकल 38 है वो कह रहा है राज्य लोक कल्याण की वृद्धि, राज्य लोक कल्याण मतलब लोगों के लिए कल्याणकारी हो। इसमें दिए गए हैं सामाजिक व्यवस्था बनाए, आय की असमानता को कम करे। ठीक है, ये आय है, आय इनकम। आर्टिकल 38 कह रहा है राज्य लोक कल्याण की वृद्धि करे, यानी राज्य है जो लोगों के कल्याणकार के लिए ऐसी योजना बनाए और सामाजिक व्यवस्था बनाए। नंबर पॉइंट 2 है आय की असमानता को कम करे, यानी भाई एक आदमी तो अरबपति खरबपति है और एक किसी गांव में दूर दराज घर में टूटे फूटे में 200 रुपए भी नहीं कमा पा रहा है, तो ये तो आय की असमानता हो गई। तो ये राज्य इसको कम करे। ठीक है, और इसी की देन है योजना आयोग था, अब इसका नाम बताने की नीति आयोग कर दिया गया है। आप मुझे कमेंट बताएंगे नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, अब है आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 कह रहा है स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है भाई कि स्त्री इसको पुरुष को 500 रुपए दे रहे हैं, वो स्त्री को 300 रुपए दे रहे हैं कि तुमने कम काम किया, ऐसा नहीं है, काम तो उन्होंने बराबर किया है, तो इसीलिए समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ये हमारा आर्टिकल 39 कह रहा है। उसी का पार्ट 2 कह रहा है बालकों के शोषण को विरुद्ध रक्षा के लिए, जो बालकों को शोषण हो बच्चों को, इसके लिए रक्षा के लिए आर्टिकल 29 है। इसमें संशोधन किया गया था, जोड़ा गया था, जो बालकों के शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन क्षेत्र के द्वारा। इसको आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, अब आर्टिकल 39 का ये आर्टिकल 39A है समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, मतलब कोई गरीब व्यक्ति है उसके लिए समान न्याय प्रणाली हो, निःशुल्क हो, विधि हो, सहायता है। तो भाई ऐसा नहीं है कि एक तो हाई फाई वकील के लिए एक बार वकील पैसे नहीं है, तो उसके लिए निःशुल्क विधिक सहायता प्रोवाइड कराई जाएगी। ये आर्टिकल 39 का ये कह रहा है हमारा। और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 भी आया था, इसी की देन है जो आर्टिकल 39 है समान कार्य के लिए समान वेतन। फिर ये अधिनियम आया न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत, इसी के तहत स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। अब इनको गांधीवादी आर्टिकल भी कहा जाता है, गांधीवादी आर्टिकल, आर्टिकल 44 को गांधीवादी आर्टिकल भी कहा जाता है। ठीक है, गांधी विचारधारा। आर्टिकल 40 कह रहा है ग्राम पंचायतों का गठन, ये गांधी जी का शासन था, उनका सपना था, ये था भाई कि चलो केंद्र में तो संसद हो गई और राज्य में विधानमंडल हो गया, तो ये कह रहा था ये शासन है जो मतलब राज्य स्तर पर, देश स्तर पर ना हो, या ग्राम स्तर तक पहुंचे, तो इनको सपना था। इनको आर्टिकल 40 में बताया गया है ग्राम पंचायत का गठन। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ग्राम पंचायतों का गठन किया गया, ग्राम पंचायत का। और 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगर पालिका। ये कन्फ्यूजन होने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। एम लक्ष्मीकांत 1992 है और नीति आयोग की साइड पर भी सन 1992 है। ठीक है, ये 93 कहीं कहीं दिया गया, वो मिस्टेक है, 93 नहीं है, ये 92 है। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ग्राम पंचायत का गठन हुआ और 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगर पालिका का गठन हुआ। दोस्तों आप इसी तरह पढ़ते रहिए और इस चैनल को मैक्सिमम शेयर करो यार, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर किया करो, मुझे बताया करो कि आपको कैसा समझ में आ रहा है। अगर कुछ आपको लगता है कि मुझे कुछ सुधार की आवश्यकता है तो मैं आप सुधार भी करूँगा, मुझे सुझाव भी दिया करो। और ऐसे ही आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए। अगला मैं आज से मेरी क्लास है जो कंटिन्यू होगी और आपको पहली वीडियो सुबह 11 बजे तक मिल जाया करेगी। ठीक है, तो इसका अगला पार्ट मैं कल पढ़ाऊंगा आपको आर्टिकल 40 से आगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।